हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के अंतर्गत पाषाण युग के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास देखो एक ऐसा ग्रंथ होता है जो हमें इतिहास में घटी घटनाओं की जानकारी देता है, जिन घटनाओं के घटने का साक्ष्य या स्रोत है। देखो ये स्रोत ना 3 प्रकार की होती हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। देखो प्राचीन भारत को हमने 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, ये वह समय है जिसके पास अवशेष तो हैं लेकिन लिखित जानकारी नहीं है। ये उस समय की बात है जब मानव में कोई सभ्यता नहीं थी। और प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक कालों को 2 युगों में बांटा गया है: पाषाण युग और ताम्र युग। तो अब हम पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में। देखो पाषाण युग में काल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, देखो पूरा पाषाण काल में क्या है? इस काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीखा। इसने पत्थरों के इस्तेमाल से कुछ औजार बनाए, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, जिनके साक्ष्य हमें मुख्यतः सोहन घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। इस काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था। मध्य प्रदेश के भोपाल नामक स्थान से गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है। बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में इस काल में औजारों का आकार ना छोटा हुआ था, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। पशुपालन के साथ हमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान से मिला। इस काल में हमें मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, जो सराय नहर महदहा नामक स्थान से मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के शहर है। देखो बात करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है कि इस काल में ना 1860 में प्रथम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त होता है। इसी काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। प्रथम साक्ष्य मनुष्य द्वारा किया गया कृषि का मेहरगढ़ नामक स्थान से, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। देखो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूँ और कपास की खेती की गई थी। मानव अस्थियाँ हमें बुरझोम और गुफकराल से प्राप्त हुए, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इसी काल में बुरझोम में ऐसी कब्र जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है। इसी बात से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि मनुष्य ने अपना सबसे पहला पालतू पशु कुत्ते को बनाया। प्रचुर मात्रा में अस्थियाँ बिहार के चिरांद नामक स्थान से मिलती हैं। तो चावल कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें इलाहाबाद के कोल्डी रवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और नवपाषाण काल का दक्षिण भारत में स्थित महत्वपूर्ण स्थान कर्नाटक में वेलोरी नामक स्थान है, तथा पूर्वी भारत में बिहार का चिरांद नामक स्थान है। यही काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। इसी काल में मनुष्य ने पशुओं का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया। इसी काल के अंतिम समय में मनुष्य ने तांबे की खोज की। लगभग 3000 BC से 2000 BC तक का समय ताम्र युग कहलाता है। लगभग 2500 ईसा पूर्व में हमने लिपि की खोज कर ली। यहीं से मानव में सभ्यता का उदय होता है। तो हम आधे ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर गए हैं। देखो इसी में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता के ही लोगों ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तांबे में ही टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसी का नवीन नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अब हम जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? वह समय जिसके हमें अवशेष तथा लिखित रूप में भी साक्ष्य मिले हैं। जितने भी लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं उसे पढ़ने में आज तक सफलता नहीं मिली। इसी आद्य ऐतिहासिक काल में 2 सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे: सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक है। देखो 1921 में एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। 1921 के पहले हमें यहाँ पता था कि हमारे देश में सबसे पहले सभ्यता 1500 BC से शुरू होती है। हमारे पूर्वज मध्य एशिया से आए थे, जो आर्य कहलाए। ये कश्मीर सिंध के रास्ते से भारत आए और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिम गंगा तट का भाग अधिकार में किया। पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया। इसी क्षेत्रों में सबसे पहले इन्होंने भारत की पहली सभ्यता शुरू की, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता में ही चारों वेद की रचना की गई है। यही सभ्यता में हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण
और महाभारत की रचना की गई है। यह बात हमें 1921 तक पता थी, लेकिन 1921 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटित हुई जो हमारे इतिहास के पन्ने को पलट दिया। हमें पता चला कि इससे पहले भी एक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आती थी और उसमें रहने वाले लोग ग्रामीण नहीं बल्कि शहरी हुआ करते थे। जब 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से हम अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे, तो अंग्रेज़ों ने भारत में ही औद्योगिक उद्योगों का विकास करना शुरू किया और भारतीय किसानों का शोषण करके उन्हीं से कृषि करवा कर रॉ मटेरियल मीन्स कच्चे पदार्थ प्राप्त करके उसे यूरोप में भेजना शुरू कर दिया और यूरोप से सामान बनाकर उसे पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। जब अंग्रेज़ रेलवे का विकास कर रहे थे तो जगह जगह पर रेलवे ट्रैक्स बिछाने के काम शुरू हुआ, तो लाहौर से लेकर कराची तक और ज़मीन में टीले को समतल किया जा रहा था। तभी उन्हीं टीलों से अवशेष में हमें मिले हैं। देखो 1856 में उन अवशेषों को इकट्ठा करके अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन यह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन सबसे पहले शोध करने के कारण उसे भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। लॉर्ड कैनिंग ने एक संग्रहालय कलकत्ता में निर्माण करवा दिया गया। वहीं पर आज भारत के देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आया, जो स्वयं पुरातत्व ज्ञाता था, इसलिए इसने इसमें रुचि ली और उनकी जानकारी हासिल करने के लिए 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इस सबसे पहला अध्यक्ष इसका जॉन मार्शल को बनाया गया। जॉन मार्शल ने 2 टीम बनाई, ठीक। एक टीम का हेड दयाराम साहनी को तथा दूसरे टीम का हेड आर डी बनर्जी को बनाया गया। 1921 में दयाराम साहनी को सफलता मिली और जब ये लाहौर के पास मांटोगो मरी जिले में ज़मीन के नीचे से एक पूरे शहर की इन्होंने खोज की गई, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दूसरी सफलता 1922 में आर डी बनर्जी को, जब इन्होंने कराची के पास ललकाना जिले में एक और स्थल की खोज की जिसे मोहनजोदड़ो कहा गया। देखो ये दोनों स्थान सिंधु घाटी में मिले हैं और यहाँ के लोग समान संस्कृति का प्रयोग करते थे। इसका मतलब यह एक सभ्यता थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब बाकी नदियों के किनारे भी खुदाई शुरू हो गई, तब हमें यह पता चला कि यह सभ्यता पूरे उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में निहित है। इस सभ्यता में सबसे उत्तरी स्थल कश्मीर का मांडा भाग जो चेनाब नदी के किनारे मिला तथा सबसे पूर्वी स्थल में मेरठ का आलमगीरपुर जो हिंडा नदी के किनारे मिला है और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे मिला है और सबसे पश्चिमी भाग पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकंगा डोर भाग में जो दिस्का नदी में मिला है। तो कई नदियों के किनारे इसके अवशेष मिलने के कारण इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया और इसी सभ्यता को शहरी सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता अपने नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यह त्रिभुजाकार की थी। इसी सभ्यता के लोगों ने ही कांसे को तांबा और टीन को मिलाकर बनाया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से हमको कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे कि देखो हड़प्पा स्थल कहाँ है? पाकिस्तान में। 1921 में रावी नदी के पास से दयाराम साहनी, जिसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो स्थल मिला है, वो भी पाकिस्तान में है, 1922 वर्ष में मिला है, जो कि सिंधु नदी के पास है। इसकी खोज आर डी बनर्जी ने की थी। सूतकांगे डोर स्थल में मिला था, पाकिस्तान में, वो भी पड़ता है 1927 ईस्वी में, जो कि दास्क नदी के पास है। और इसके खोजकर्ता कौन है? आर एल सियाने हैं। चनहुदड़ो स्थल मिला, चनहुदड़ो स्थल ये भी पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो स्थल हमें 1931 में इसकी खोज हुई। 1931 में किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? एम जी मजूमदार ने की थी। रंगपुर स्थल मिला, ये भी पाकिस्तान में है। रंगपुर स्थल पाकिस्तान में है। इसका वर्ष किस वर्ष में खोज की गई थी? 1953 में। और नदी साबरमती नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता माधव स्वरूप वत्स है। रोपड़ स्थल मिला पंजाब में, जो कि है रोपड़ स्थल पंजाब में। इसकी खोज कब की गई? 1953 में। सतलज नदी के किनारे है रोपड़, सतलज नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। कालीबंगा स्थल मिला, ये भी राजस्थान में पड़ता है, 1953 में खोजा गया। घग्गर नदी के पास है, इसकी खोजकर्ता ए घोष है।
लोथल, लोथल स्थल मिला जो कि कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में कौन से वर्ष में खोजा गया, 1955 में, 1955 में। और नदी भोगवा नदी के किनारे है। एसर राव ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर स्थल, आलमगीरपुर स्थल जो कि मेरठ में है। मेरठ में वर्ष 1958 में खोजा गया। नदी हिंडा नदी के किनारे, हिंडा नदी के किनारे। और इसकी खोजकर्ता वाई डी शर्मा ने की थी। दामाबाद स्थल, दामाबाद स्थल कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और इसकी खोज 1974 से 1979 के बीच हुई। और नदी किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है। और इसकी खोज करता रफ़ीक मुगल जी हैं, रफ़ीक मुगल। धौलावीरा, धौलावीरा स्थल की खोज की गई जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में 1990 में खोज हुई। और ये नदी कच्छ के रन में है, कच्छ के रन में है। और इसकी खोजकर्ता जो है RS विश्व हैं, RS विश्व। राखीगढ़ी स्थल की खोज हुई जो कि कहाँ है, हरियाणा में, राखीगढ़ी स्थल हरियाणा में है। और 1990 में खोजी गई, 1990 में खोजी गई। और किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे खोजी गई। और इसकी खोजकर्ता रफ़ीक मुगल है, रफ़ीक मुगल हैं। बनावली, बनावली स्थल खोजा गया, वो भी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, हरियाणा में। वर्ष कौन सा, 1973 में खोजा गया। ये भी किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोजकर्ता RS विश्व है, RS विश्व है। देखो 350 से अधिक स्थल प्राप्त हो चुके हैं तब आज तक। देखो भारत में सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में है। विभाजन के बाद अधिकांश स्थल पाकिस्तान चले गए। हड़प्पा सभ्यता का समयकाल जो है, जॉन मार्शल ने 1931 में बताया कि यह सभ्यता 325 यानी 3250 BC से लेकर 2750 BC में निहित है। और कार्बन 14 डेटिंग मेथड के वैज्ञानिक सिद्धांत से 2500 BC से 1750 BC को माना जाता है। और MS वत्स ने इसका काल निर्धारण 3500 BC से लेकर 2700 BC तक किया है। देखो हड़प्पा सभ्यता में से प्राप्त अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष, पाकिस्तान के लाहौर के मांट गोमड़ी जिले से रावी नदी के किनारे पर यह स्थल प्राप्त हुआ। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अन्नागार, ये 6-6 की 2 पंक्तियों में बना था। यहीं की मिट्टी पर शोध करने से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले, जिसे इसे अन्नागार मान लिया गया। इसी से हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल जौ और गेहूं मानी गई। यहाँ हमें एक कब्रिस्तान मिला जिसे पुरातत्वविद R37 नाम दिया गया है। हमें हड़प्पा से 57 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जो एक ही क्रम में थे, उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ सिर और दक्षिण की तरफ पैर। 57 कंकालों पर जब शोध करने को हुआ तो उसमें से 20 इतने ज़्यादा खराब हो गए थे कि शोध करना असंभव था, इसलिए 37 कब्रों में शोध किया गया, इसलिए इसे R37 रखा गया। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में होती थी और शवों के दाह संस्कार या जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में होती थी। शव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा सिंधु सभ्यता में होती थी। ये प्रथा हमें पंजाब के रोपड़ नामक के स्थान से शुरू होती है। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली है, जो स्त्री के गर्भ में उगते हुए पौधों की मूर्ति चित्रित है। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना सैल, पीतल का बना हुआ एक इक्का, बटन के आकार की मुहरे, ईंटे के बने चबूतरे, गेहूं और जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के अवशेष से। देखो मोहनजोदड़ो मीन्स क्या होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार थी जिसकी 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर थी। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार थी। इसमें 11.88 मीटर लंबा तथा चौड़ा 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर था जलाशय था। यह विशेष अवसरों पर शाही स्नान करने के लिए होता था। मोहनजोदड़ो में नटराज की मूर्ति नृत्य की देवता मतलब मिली है। और यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति मतलब भगवान शिव की, स्वास्तिक का चिन्ह, एक पुरोहित राजा की मूर्ति, एक नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो कांसे की बनी थी, एक महाविद्यालय भवन, एक श्रृंगारदान, प्रत्येक मकान में एक कुआं, सूती कपड़ा, घोड़े के दांत, हाथी के कपाल खंड, गला हुआ तांबा, ये सभी अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में क्या है, यह एकमात्र सभ्यता का ग्रामीण स्थल था। यहाँ कच्ची ईंटों के मकान बने थे और यहाँ की ईंटें गोल थीं। चनहुदड़ो से बेलनाकार मोहरे, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का चित्र, लिपस्टिक के साक्ष्य, एक अलंकृत हाथी प्राप्त हुए हैं। लोथल। लोथल क्या है, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल को ही माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियाँ थीं जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी। लोथल से ही फारस की मुद्राएं मिली हैं। लोथल से हमें जहाज़ों की गोदी, घोड़ों की अस्थियाँ, चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से ही हमें 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, मम्मी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य और हवन कुंड, काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, हल्के निशान, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, कुछ युगल समाधियाँ। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में प्राप्त हुई और हल्की आकृति के बने खिलौने, तिल के साक्ष्य, सरसों के ढेर, अच्छी किस्म के जौ, नालियों के अवशेष, मातृ देवी की मूर्ति, पशुओं एवं मनुष्यों की मूर्ति, पकी हुई ईंटों की मोहरें प्राप्त हुई। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। यह एक भावचित्रात्मक लिपि थी। यहाँ पर पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता था। पिक्टोग्राफ से ही लिपियाँ लिखी गई हैं, लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए कि इसमें क्या लिखा है, इसलिए इसको साक्ष्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लेकिन पिक्टोग्राफ को दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है। आयात की जाने वाली वस्तुएं टिन किस क्षेत्र में आयात की जाती थी? ईरान और अफगानिस्तान। तांबा आयात की जाती थी। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में और बलूचिस्तान क्षेत्र में भी की जाती थी। चांदी आयात की जाती थी ईरान में और अफगानिस्तान में। सोना ईरान में, अफगानिस्तान में, दक्षिण भारत जो कि कर्नाटक में क्या की जाती थी? आयात की जाती थी। शिलाजीत हिमालय में आयात की जाती थी। नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान में जो है वहाँ आयात की जाती थी। देखो, हड़प्पा सभ्यता को ना शहरी सभ्यता भी माना गया है, क्योंकि इसके स्थलों में ज़्यादातर मकान पक्की ईंटों के बने मिले हैं और इसमें किसी भी घर का द्वार, मुख्य द्वार सड़क की तरफ नहीं खुलता था, गलियों में खुला करती थी। लोथल में एक ऐसा द्वार मिला जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की तरफ खुला था, इसलिए हमारे पुरातत्वविद ने माना कि ये लोथल के प्रधान का घर रहा होगा और मकान के किनारों को बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की योजना बहुत अच्छी थी, जिसमें हर नालियों को ढका हुआ गया था। लेकिन यह सभ्यता खत्म कैसे हुई? इतिहासकार अपना अपना मत अलग अलग देते हैं। कोई जलवायु परिवर्तन, तो कोई मलेरिया फैलने से, कोई वस्तुओं का नायात होने के कारण, कई लोग अपने अपने मत देते हैं। लेकिन मान्य है कि 1750 BC में बाढ़ आ जाने के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई।